हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा सारस्वत आप सभी का एक बार फिर से आकांक्षा सोशियोलॉजी क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज मैं यूपी पीजीटी जो कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है उसके द्वारा निकाली गई वैकेंसीज़ हैं पीजीटी की, उसका सोशियोलॉजी का सिलेबस मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ। इस सिलेबस को हम अच्छी तरह से समझेंगे और इसके एक एक पॉइंट को समझ लेंगे। तो देखिए, ये सिलेबस जो होता है ना, वही सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का। तो इस सिलेबस को आप समझ लेते हैं तो लगभग आपकी 40% तैयारी हो जाती है। इसके बाद जो सेकंड स्टेप आएगा वो प्रिपरेशन का होता है और थर्ड स्टेप जो होता है वो प्रैक्टिस का होता है। तो इन तीनों स्टेप पे आप काम करके अपने यूपी पीजीटी के एग्ज़ाम है जो उसमें डेफिनेटली सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो ये जो मूल रूप से सिलेबस है ये है पूरा का पूरा जो मूल रूप से सिलेबस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसी तरह से दिया हुआ है। इसको मैं एक एक करके आपको समझाने वाली हूँ कि इसमें है क्या क्या। इसमें काफ़ी आपको दिख रहा है कि काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट एक साथ रख दिए गए हैं, कहीं कोमा भी लगाया कहीं नहीं भी लगाया गया है, पर मैं इसको आपको अलग अलग से अच्छी तरह से समझाती हूँ कि इसमें है क्या क्या, आपको पढ़ना क्या क्या है इस सब में और आपको तैयारी कैसे करनी है। तो आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए, समाजशास्त्र का सबसे पहले आएगा समाजशास्त्र का अर्थ और विषय वस्तु। तो देखो, समाजशास्त्र की जो कॉन्सेप्ट है ना और उसका जो अर्थ है, मूल अर्थ है, जैसे सोशियस तथा लोगोस से बना है, लैटिन तथा ग्रीक शब्द से, इसको हम देखेंगे, इसकी परिभाषाएं देखेंगे। इसमें हम एक एक करके इसको वीडियोस के माध्यम से मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो ये अर्थ हो गया। इसके बाद में आएगी इसकी विषय वस्तु कि इस जो समाजशास्त्र विषय है इसमें हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। इसके लिए अलग अलग विचारकों ने अलग अलग रूप से इसको समझाया। जैसे दुर्खीम ने इसको 3 विषय वस्तु बताई हैं। इसकी आई थिंक रूपशास्त्र है, समाजशास्त्र का रूपशास्त्र, इसकी दैहिकी और इसका आई थिंक इसका व्यादिकी पक्ष है। ये कुछ मैं अभी क्लियरली आपको समझाने का प्रयत्न कर रही हूँ। मैंने आपको अभी तक पढ़ाया नहीं है इसको, तो मैं आपको जब भी वीडियो लाऊंगी इसमें पढ़ाऊंगी। तो देखिए, ये विषय वस्तु होगी। अब आएगा इसका क्षेत्र। इसके क्षेत्र का मतलब होता है कि इसका स्कोप क्या है, ये कहाँ कहाँ पर अध्ययन कर रहा है। तो देखिए, समाजशास्त्र में जो क्षेत्र होगा ना वो 2 भागों में बांटा गया है, एक तो समग्रात्मक परिप्रेक्ष्य और एक विशिष्टात्मक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, इन दोनों परिप्रेक्ष्यों के माध्यम से मैं इसका क्षेत्र आपको समझाऊंगी। समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई? उत्पत्ति से मतलब है कि ये इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। 1838 में हम सभी जानते हैं, परंतु ये किस रूप में आगे बढ़ा, कैसे विकसित हुआ, इसको हम समझेंगे। भारत में कब विकसित हुआ? 1914 में पैट्रिक गिट्स की अध्यक्षता में मुंबई विश्वविद्यालय में स्थापित हुआ। तो ठीक है, इसका उत्पत्ति और फिर इसका विकास हम इसको थॉरली समझेंगे पूरा। अब आता है कि इसका अन्य विज्ञानों के साथ क्या संबंध है। अन्य विज्ञानों में आ जाएगा जैसे ज्योग्राफी है, साइकोलॉजी है और पॉलिटिकल साइंस है। इन सब से इसका क्या संबंध है और इनसे क्या संबंध ये रखता है सोशियोलॉजी। ठीक है, इसको हम देखेंगे। इसके बाद आएगा समाजशास्त्र के पाश्चात्य विचारक। पाश्चात्य के बाद देखिए कोमा लगाया, लेकिन कोमा नहीं लगाना है इसमें, ये डैश है। तो इसके बाद ठीक है, ये डैश है पाश्चात्य विचारक। पाश्चात्य का मतलब होता है पश्चिमी विचारक। पश्चिमी मतलब देखिए, आप जैसे इंडिया में रहते हैं ना, तो इंडिया के लिए पाश्चात्य देश कौन से हैं? ये जो यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका, ये सारे कंट्रीज पाश्चात्य देशों में आते हैं। परंतु पाश्चात्य शब्द का प्रयोग जो किया जाता है ना, वो मुख्य रूप से यूरोपियन कंट्रीज के लिए किया जाता है। जैसे कि अगस्ट कॉम्टे वहाँ के विचारक हैं फ्रांस के, तो अगस्ट कॉम्टे को जो फ्रांसीसी विचारक हैं, हर्बर्ट स्पेंसर इंग्लैंड से हैं, इमैनुएल दुर्खीम फ्रांस से हैं और मैक्स वेबर जर्मनी से, ये सारे यूरोपियन विचारक हैं। तो इनके बारे में समझेंगे। अगस्ट कॉम्टे का मुख्य रूप से सिद्धांत आएगा लॉ ऑफ जो मैंने पढ़ाया हुआ है अगस्ट कॉम्टे के बारे में, इसको मैं अलग से और वीडियो बनाऊंगी कि विज्ञानों का संस्करण आएगा इसमें। और एक आएगा इसका जो सिद्धांत है। इसमें देखिए एक चीज़ गलत करिए, सिलेबस है ना, इसमें इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है कि अगस्ट कॉम्टे का क्या लेंगे। जैसे बड़े एग्जाम्स हैं यूपीएससी वगैरह के में क्लियर कर देते हैं कि ये टॉपिक्स आएंगे, लेकिन अगस्ट कॉम्टे में इसमें सब कुछ हमें पढ़ना होगा। अगस्ट कॉम्टे का त्रिस्तर का नियम जो है, इंटेलेक्चुअल, जैसे मैं बताया कि इन्होंने इतिहास की व्याख्या बौद्धिकता के आधार पर करी है, तो हम अगस्ट कॉम्टे को पूरा समझेंगे। हर्बर्ट स्पेंसर का जो साम्यवादी सिद्धांत है ये आ जाएगा इसमें। इमैनुएल दुर्खीम हम पढ़ चुके हैं, प्लीज़ आप इसका वीडियो देख लीजिए। मैक्स वेबर का भी मैं बना चुकी हूँ, इससे संबंधित सारे कॉन्सेप्ट जो भी है ना मैं बना चुकी हूँ। तो आप इसका जो वीडियोज़ है इन दोनों के ना आप देख लीजिए। ठीक है, ये लगभग कवर हो चुका है, मैं इसको दोबारा नहीं कराऊंगी, ये हो चुका है। हर्बर्ट स्पेंसर और कॉम्टे ये मैं कराऊंगी। ओके, फिर आते हैं हम भारतीय विचारकों पर। भारतीय से मतलब इंडियंस जो भी विचारक रहे हैं, जैसे अरविंदो हैं, यहाँ से कई बार पीजीटी में क्वेश्चन आता है, काफ़ी आता है। इसकी एक बुक है, उसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, गांधी जी हैं और राधा कमल मुखर्जी हैं, भगवान दास हैं, ये इंडियन फिलोसोफर्स हैं, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं, इनके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है,
समाजशास्त्री सिद्धांतों की अद्यतन प्रवृत्तियाँ, जैसे कि यहाँ भी डैश ही आना चाहिए, प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं? प्रवृत्तियाँ प्रकारवाद, जैसे कि प्रकारवादी प्रवृत्ति आएगी। प्रकारवाद को मैं आपको अलग से समझाऊंगी। प्रकारवाद एक ऐसी अवधारणा होती है जिसमें समाज की समग्र इकाइयाँ समाज की संतुलन और उसकी जो एकता है उसको बनाए रखने में योगदान देती हैं। और ऐसे विचारकों में आएंगे रेडक्लिफ ब्राउन आ जाएंगे, दुर्खीम आ जाएंगे और मैलिनोवस्की आएंगे। ये सारे विचारक प्रकारवादी में आएंगे। इधर मर्टन भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। ये सब हम विचारकों को कंप्लीट करेंगे। संघर्ष सिद्धांत में आ जाएंगे। संघर्ष का मतलब होता है दो या दो से वस्तुओं में टकराव, है ना। तो उस संघर्ष सिद्धांत को किस किसने पढ़ाया है? जैसे डेरेंडॉर्फ हैं, कोलिंस हैं, कोजर हैं, मार्क्स हैं। मार्क्स में पढ़ा चुकी हूँ, प्लीज़ उसको आप पढ़ लीजिए। मार्क्स को मार्क्स में दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो संघर्ष सिद्धांत को हम ऐसे कंप्लीट करेंगे। सामाजिक विनिमय सिद्धांत, एक्चुअली मुझे इसका भी इंग्लिश में मुझे मतलब नहीं पता है, तो मैं आपको इसका वीडियो बनाऊंगी अलग से। मैं इसको अभी बता नहीं सकती कि क्या है, ठीक है। तो हम आगे, अगर आपको पता है कि विनिमय सिद्धांत कौन सा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए। विनिमय सिद्धांत के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगी और उसको समझाऊंगी। शायद मैं इस वर्ड को समझ नहीं पा रही हूँ, ओके। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद पढ़ेंगे, जो कि ब्लूमर का है। अंतःक्रियावाद से मतलब होता है कि दो से अधिक व्यक्तियों में क्रिया है जिसमें दोनों का समावेश होता है। दोनों, इसको मैं पूरी तरह से समझाऊंगी आपको। इसमें प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है। इसके जो प्रस्तुत करता है वे हर्बर्ट ब्लूमर हैं। इसमें मीड भी आ जाएंगे, ठीक है। प्रघटना शास्त्र, इसमें प्रघटना शास्त्र एक ऐसी अवधारणा है जिसमें घटना का अध्ययन व्यक्ति के दृष्टिकोण से किया जाता है, यानी व्यक्तिवादी अवधारणा है, वस्तुनिष्ठ अवधारणा नहीं है। और इसके जो विचारक हम पढ़ेंगे वो कई सारे आ जाएंगे, जिसमें मुख्य रूप से बर्जर एंड लकमैन है, गिडिंस हैं, जैसे कई विचारक आएंगे इसमें, ओके। मैं इनको पढ़ाऊंगी। संस्थाएं आएंगी। संस्थाओं में समाज में निहित संस्थाएं, परिवार है, परिवार का अर्थ, परिभाषा, इनके प्रकार, इनकी उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत, ये सारा हम कवर करेंगे। विवाह के प्रकार आ जाएंगे। धर्म आ जाएगा। धर्म के बारे में मैं 2 सिद्धांत तो ऑलरेडी करा चुकी हूँ, जिसमें दुर्खीम है, मैक्स वेबर हैं, ये दोनों मैं करा चुकी हूँ, तो प्लीज़ इसको भी आप देख लीजिएगा। प्रक्रिया मतलब जो चल रही हैं, जो क्रियाएं वे चल रही हैं और अभी लक्ष्य तक नहीं पहुँची, उन्हें प्रक्रियाएं कहते हैं। और इनमें मुख्य रूप से क्या आएंगी, कौन कौन सी प्रक्रिया हमारे समाज में विद्यमान है, वे हैं सहयोग, संघर्ष, इसको भी मैं आपको करा लूँगी कंप्लीट। इसके साथ ही अगर मैं आपको एक बुक बताना चाहती हूँ, आप NCERT जो 12th तक आती है, आप उसको सोशियोलॉजी की पढ़ लीजिए, क्योंकि ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट तो आप उसी से सीख जाओगे। सहयोग, संघर्ष, इसके बारे में वीडियो भी बनाऊंगी, पर इसके लिए मैं आपको जो बुक बता रही हूँ वो NCERT है। NCERT को लीजिए आप 11th एंड 12th की सोशियोलॉजी की, उसको पढ़िएगा, ओके। और इसके अलावा जो अगर आपको पूरा गाइड चाहिए तो नेट वाली गाइड ले सकते हो। नेट की एक आई थिंक ट्रूमैन की आती है, तो आप उस गाइड से भी अपनी सिस्टमेटिकली तैयारी कर सकते हो, या फिर अरिहंत की दूसरी बुक्स आती हैं PGT को लेकर, वो ले सकते हो। कोई भी एक बुक ले लें और साथ में मेरे वीडियोस को से आप समझते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, और इसको फाइनली आप प्रैक्टिस पेपर लें PGT के जितने भी आ चुके हैं। प्रैक्टिस पेपर के बाद में आप इसकी तैयारी करिए, देखिए आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी PGT एग्ज़ाम में, ओके। तो प्राथमिक अवधारणाएं आएंगी इसके बाद में, जिसमें मुख्य रूप से समूह आ जाएंगे। समूह के प्रकार वगैरह हम डिस्कस करेंगे। समितियां डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी समिति होती है और समिति का अर्थ क्या होता है। मैक्स वेबर ने मुख्य रूप से समिति और संस्था में क्या अंतर किया है वो देखेंगे हम, ठीक है। समुदाय को देखेंगे। समुदाय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों का समूह है जिसमें हम की भावना पाई जाती है। और समुदाय यानी कम्युनिटी के बारे की मुख्य, ऐसे मैं आपको इतना क्लियर करूँगी इसको कि आप नहीं भूलेंगे बिल्कुल भी कम्युनिटी क्या होती है, कम्युनिटी के विशेषताएं क्या होती हैं, ये आप बिल्कुल श्योर हो जाएंगे। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। समाज का स्तरों में विभाजन, सामाजिक स्तरीकरण होता है, तो हम स्तरीकरण को समझेंगे। आई थिंक मैंने स्तरीकरण को बता दिया है, यस मैंने वीडियो बताया है स्तरीकरण को लेकर के। इससे संबंधित प्रकारवादी सिद्धांत में मैंने लिया है। अगर इसमें से कुछ रह गया होगा तो मैं ज़रूर बनाऊंगी स्तरीकरण का, ओके। तो भौगोलिक पर्यावरण, जो भी आपके आसपास है, जो भी आपके आसपास इन्वायरमेंट है, और उसमें क्या क्या जोग्राफिकल कंडीशन है, ठंड है, गर्मी है, नदी है, नाले, क्या चीज़ है, मतलब वो भौगोलिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। तो ये मानव की खुद की संस्कृति पर क्या प्रभाव डालता है, इसका अध्ययन करने के लिए कहा जा रहा है। उदाहरण के रूप में यदि आप किसी कर्नाटक केरला में रहते हैं, केरला का एनवायरनमेंट अलग होगा, नॉर्थ इंडिया का अलग होगा। अगर वहाँ रहते हैं तो आपका जो कल्चर है वो आपको अनुमति देगा कि आप फ़िश वगैरह वहाँ काफ़ी ज़्यादा खाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ होती हैं। फ़िश मुख्य भोजन में आ जाता है। और नॉर्थ इंडिया में क्या है कि नहाने की संस्कृति है, गंगा जमुना की संस्कृति, इसलिए सुबह नहाने की परंपरा है, तो मॉर्निंग में नहाते हैं। तो ऐसे आपके जो भौगोलिक पर्यावरण है आपके व्यक्तित्व और आपकी संस्कृति पर प्रभाव डालता है, ठीक है।
अब देखते हैं समाजीकरण। समाजीकरण मैं पूरा करा चुकी हूँ, इससे संबंधित प्रश्न भी मैं दे चुकी हूँ, तो प्लीज़ इसको आप देख लीजिएगा समाजीकरण को भी। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण को हम पढ़ेंगे। सामाजिक नियंत्रण के प्रकार क्या हैं, ये भी आप 12th की बुक से काफ़ी इजीली समझ सकते हो, एनसीईआरटी से। अगर फिर भी मैं वीडियो बनाऊंगी, आप उसको भी देख लीजिएगा। ओके, सामाजिक परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब होता है कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में होने वाला अंतर, आने वाला अंतर ही ना परिवर्तन कहलाता है। अब ये अंतर जब समाज के परिप्रेक्ष्य में, सामाजिक समूह के संबंधों के परिप्रेक्ष्य में आता है, तो ये सामाजिक परिवर्तन है। इसके क्या प्रभाव होते हैं, कैसे होता है, इसको हम थॉरोली समझेंगे। ठीक है, हिंदू सामाजिक संगठन, यानी हिंदू जो धर्म है ना, उसके विषय में कुछ प्रश्न आएंगे, जिसमें वर्ण व्यवस्था आ जाएगी, जिसमें वर्णाश्रम व्यवस्था हम समझते हैं ना। हमें पता है कि 4 प्रकार के आश्रम होते हैं, उन चारों आश्रम के बारे में देखेंगे। धर्म क्या है, पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थों के सीखेंगे। 16 संस्कार देखेंगे। कर्म का सिद्धांत, जो कि हिंदू धर्म का मूल सिद्धांत है, जिसमें क्या होता है कि कर्म, जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है वैसा उसको पुनर्जन्म मिलता है, ऐसी मान्यताएं हैं, तो इसको हम सीखेंगे। हिंदू में विवाह कैसे होता है, हिंदुओं की जो 8 विवाह हैं, जो प्रशस्त और अप्रशस्त विवाहें, जो विवाह के प्रकार हम देखेंगे कौन कौन से हैं। संयुक्त परिवार को देखेंगे। श्रीमती वीरावती कार्वे ने संयुक्त परिवार के विषय में कहा भी है कि जो व्यक्तियों का समूह एक ही स्थान पर रहता है, एक ही रसोई का बना भोजन करता है और एक ही मंदिर में पूजा करता है, इस तरह से एक डेफिनेशन, बड़ी अच्छी डेफिनेशन है, और वे किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं, वे एक संयुक्त परिवार है। इसको हम पूरा समझेंगे। मुसलमानों में विवाह के क्या रूप हैं, जैसे कि निकाह, मुता, फाजिल जैसे विवाह होते हैं, कौन कौन से हैं, उसमें मेहर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे, जहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। यानी दोनों धर्मों को महत्व दिया गया है सिलेबस में, हिंदू को भी और मुसलमान धर्म को भी। ठीक है, तो हम परिवार देखेंगे। परिवार क्या है, परिवार यहाँ भी आया था और परिवार यहाँ भी है। देखिए, परिवार यहाँ है और परिवार यहाँ भी है। विवाह यहाँ है, यहाँ है, इसे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, ये मुसलमानों में विवाह है। ओके, परिवार है। ठीक है, परिवार 2 बार आ गया, हम परिवार को एक ही बार करेंगे। ओके, जाति व्यवस्था के बारे में देखेंगे। जाति एक बंद वर्ग है, तो क्यों है, इसका विकास के सिद्धांत हैं काफ़ी सारे, वो विकास कैसे हुआ जाति व्यवस्था का, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, वो सब हम अच्छे प्रकार से जानेंगे। जजमानी व्यवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पूरा देखेंगे कि जजमानी व्यवस्था ना एक जाति का प्रकारवादी स्वरूप कहा जाता है, जिसमें एक जाति दूसरी जाति को अपनी सेवाएं प्रदान करती है। इसमें क्या अंतर आया है, क्यों जजमानी व्यवस्था अपनाई गई, क्या क्या इसके अवयव हैं, ये सब हम देखेंगे। नातेदारी संगठन क्या होता है, इसके बारे में विचारकों के विचार, जैसे डेविस हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे विचार दिए हैं इसके बारे में। इसके अलावा दूसरे कई विचारक हैं, अभी मेरे याद नहीं आ रहे हैं, काफ़ी सारे विचारक हैं नातेदारी व्यवस्था को लेकर के, संगठन को लेकर के, इनको हम सीखेंगे। और नातेदारी संगठन के विषय में हम देखेंगे, इसके संबंधित कई सारे नियम हैं, जैसे कि परिहास है, कुवेद है, मातृस्वय है, मातुले, पितृस्वय, जैसे कुछ 8 नियम हैं। उन नियमों को हम देखेंगे कौन कौन से नियम हैं, वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के बारे में हम देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनसे संबंधित जो समस्याएं वो फेस कर रहे हैं, समस्याएं आएंगी। स्त्रियां जो फेस करती हैं समस्याएं, जैसे कि मुख्य रूप से दहेज प्रथा है, कन्या भ्रूण हत्या है, वेश्यावृत्ति से कुछ समस्याएं हैं, उन सबको हम इसमें जानेंगे। ग्रामीण परिवर्तन क्या हुआ है, ग्रामीण समाज में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, रूरल सोशियोलॉजी में काफ़ी स्पष्ट है, इसको मैं अच्छी प्रकार से आपको समझाऊंगी। रूरल सोशियोलॉजी का ही टॉपिक है यह। इसको ग्रामीण समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे समाज में एक बनाया गया 1952 में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। इस समेकित विकास कार्यक्रम को अलग से समझेंगे। पंचायती राज व्यवस्था, देखिए ये 1952 में आया, और ये जो पंचायती राज व्यवस्था है 1993 में। ओके, तो इस पंचायती राज, जिसको हम त्रिस्तरीय ढांचा भी कहते हैं, इसको हम देखेंगे पूरा। पाश्चात्यकरण, जो कि एम एन श्रीनिवास की अवधारणा है, और भी कई विचारक संबंधित हैं इससे, इसको देखेंगे। पाश्चात्यकरण को मूल रूप से क्या माना जाता है कि जो अंग्रेज़ों का या यूरोपियन कंट्रीज़ का हम पर जो प्रभाव पड़ा ना, उसको उसके रूप में देखा जाता है पाश्चात्यकरण को। ओके, संस्कृतिकरण महत्वपूर्ण अवधारणा है एम एन श्रीनिवास जी की। एम एन श्रीनिवास जी ने इसको अपनी पुस्तक, जिसका नाम है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्गास ऑफ साउथ इंडिया, उसमें प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसको हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। संस्कृतिकरण क्या है,
कैसे हैं और इस पर क्या क्या इफेक्ट चेंजेस आ रहे हैं, ये भी हम देखेंगे। इससे कैसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण, ये दोनों ही अवधारणा एक ही विचारक ने दी है, जिनका नाम है मैकी मेरियट। मैकी मेरियट ने जो परिभाषाएं दी हैं स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण, इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे, आप एक ही बार में स्पष्ट कर लोगे इसको, ठीक है। धर्मनिरपेक्षीकरण एम एन श्रीनिवास की है, जो पहले धार्मिक, जिससे पहले धार्मिक माना जाता था उसमें अब नहीं माना जाता है, और जिसमें तर्क को, लॉजिक को स्थान मिलने लगा है धर्म को, वो धर्मनिरपेक्षीकरण के रूप में बताया है एम एन श्रीनिवास जी ने। इसको हम देखेंगे। आधुनिकीकरण को देखेंगे। संरचना, गतिशीलता यानी मूवमेंट, जिसमें पदों में आया हुआ परिवर्तन आएगा। इसमें कई सारे विचारक हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहे, वैसे काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है गतिशीलता, वो हम समझेंगे। उद्यमिता, वर्क होता है जैसे उद्यम, ठीक है, श्रम, उसको हम देखेंगे। औद्योगिकरण, जो वर्तमान समय में चेंजेस आए उनको औद्योगिकरण के रूप में हम देखेंगे। उत्प्रवास यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो प्रवास किया जाता है, उत्प्रवास और आप्रवास, उनको हम देखेंगे। नगरीकरण, इसका परिणाम स्वरूप नगरीकरण होता है, यानी नगरों में बसावट बढ़ जाती है, उसे नगरीकरण कहते हैं। नगरीकरण से क्या क्या समस्याएं हमें झेलनी पड़ी हैं और हमारे समाज में क्या क्या समस्या, जैसे पॉल्यूशन है और भी गंदी बस्तियों का विकास है, जैसी कुछ बहुत सारी समस्याएं आई हैं। अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है, इनको हम देखेंगे। ओके, तो भारतीय नगरीय जो नीति, भूमि एवं कृषि सुधार कार्यक्रम चलाए गए हमारे भारत में 1952 में 2 से ही, और इससे पहले आई थिंक 1948 में भी चलाया गया। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम था, और भी काश्तकारी सुधार अधिनियम बनाए गए, काफ़ी सारी चीज़ें करेगी, उसको हम थॉरली समझेंगे। सामाजिक स्तरीकरण, हम पहले भी टॉपिक आ चुका है स्तरीकरण का, स्ट्रैटिफिकेशन का, उसको देखेंगे। सामाजिक परिवर्तन में जाति और वर्ग में, दोनों में हम डिफरेंशिएट क्लियर करेंगे। कई बार क्वेश्चन आता है जाति और वर्ग को लेकर के, तो जाति क्या है, वर्ग क्या है, इसको स्पष्ट करेंगे। ग्रामीण शक्ति संरचना में उभरता नेतृत्व, इस नेतृत्व क्या होता है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, और हमारे यहाँ पे नेतृत्व, इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू पूरा समझाऊंगी। ओके, सामाजिक विघटन की अवधारणा कि सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आई थिंक इलियट एंड मेरिल ने ये कॉन्सेप्ट दिया है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक में। तो इस डिसऑर्गेनाइजेशन यानी कि सामाजिक विघटन को, ठीक है, अच्छी प्रकार से समझेंगे। ये क्रिमिनोलॉजी का पार्ट आ जाता है। देखिए इस पूरे सिलेबस में ना सारी चीज़ें कंबाइन हो गई हैं। इसमें रूरल सोशोलॉजी भी आ गया है, इसमें क्रिमिनोलॉजी आ गया है, इसमें लिंग एवं समाज वाला जो कॉन्सेप्ट है, 4-5 लिंक, वो जो सब टॉपिक होते हैं सोशोलॉजी के, वो सारे इसमें कंबाइंड है, सब कुछ है इसमें। मतलब आपको सब कुछ पढ़ना होगा, किसी एक पार्टिकुलर एरिया को पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। तो आपको विघटन भी देखना होगा, ये क्रिमिनोलॉजी का पार्ट है। क्रिमिनोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, तो इसको आप समझ लेंगे। व्यक्ति विघटन यानी व्यक्ति का स्वयं का विघटन, जिसमें भिक्षावृत्ति करता है, मद्यपान करता है व्यक्ति, तलाक, ये सब व्यक्तिगत विघटन है, ठीक है। पारिवारिक विघटन क्या होता है, परिवार का जिससे हानि होती है, परिवार विघटित हो जाते हैं, जैसे एकल परिवार है ना, एकल परिवार बन जाते हैं, संयुक्त परिवार टूट जाता है, तो पारिवारिक विघटन होता है। अपराध, मान्य नियमों का उल्लंघन करना आएगा। जब बालक अपराध करता है, फिक्स जो एज है उस अकॉर्डिंग, और विदेशों में कौन कौन सी एज है ये हम डिस्कस करेंगे बाल अपराध में। सुस्तम अपराध, इसमें मुख्य रूप से जो अवधारणा है यह सदरलैंड ने अपनी पुस्तक में, सदरलैंड एंड क्रेसी ने अपनी पुस्तक में, इसका नाम है वाइट कलर क्राइम, इसमें प्रस्तुत किया शोषण अपराध, जिसमें, ठीक है, इसको मैं पूरा स्पष्ट करूंगी, इसके कारण क्या है, कैसे इसको सुधारा जा सकता है, इसको समझ लेंगे। अगर आप एक बार समझ लेंगे ना, तो आप स्पष्ट रूप से अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। इसकी बस आपको, इसकी तैयारी करने के बाद आपको जरूरत पड़ेगी संग के संग उसको प्रैक्टिस करने की। तुरंत आप इसको प्रैक्टिस भी करिए। लिखित में भी दूंगी क्वेश्चन, और वैसे पीजीटी वालों के लिए मैं बस ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आधार पर आप, और अपने खुद भी आप परचेस कर सकते हो। एक जो मॉडल पेपर आते हैं या फिर ओल्ड पेपर्स आते हैं, वो काफ़ी काम के होते हैं, उन्हें लेकर रख लीजिए, और मैं अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। जब भी एग्ज़ाम होगा आप श्योर होकर जाइए और अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिए। तो ठीक है, तो बेकारी आएगी, यानी बेरोजगारी के प्रकार आ जाएंगे इसमें। निर्धनता क्या होती है, मद्यपान क्या है, और भिक्षावृत्ति, सारी चीज़ें हम एक एक करके कवर करेंगे। ठीक है, आई होप आपने पूरा सिलेबस अच्छी तरह से समझ लिया होगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो लेसन को समाप्त करती हूँ। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है या आपको लगता है कि मेरे वीडियो में कुछ और चेंजेस करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। और आप किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो भी मुझे प्लीज़ कमेंट करिए, जिससे कि मैं आपके अनुकूल वीडियो बना सकूँ। धन्यवाद।